हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते। हम आ चुके हैं अपने अगले लेक्चर में और आज का टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, जो कि ओसी का है। राइट, आप सभी को पता है इकोनॉमिक्स और ओसी की सीरीज चल रही है फिलहाल। तो आज हम पढ़ने वाले ऑर्गेनाइजिंग। इसके पहले हमने कंप्लीट किया था प्लानिंग, और आप सबको याद होगा हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। राइट, हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल में पूरा टॉपिक कवर किया है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट चल रहा है, जिसमें हमने प्लानिंग बहुत अच्छे से कर ली है। अब हम आगे होंगे ऑर्गेनाइजिंग पे। सो व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? सो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज together, such as man, money, material, machine and method, grouping and arranging them properly for achieving the objectives। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ों को समझना है। पहले तो हमने प्लानिंग की, हमने पढ़ा कि भाई प्लानिंग जो होता है वो सबसे पहले होती है। यानी एग्जांपल में आप समझ लो कि आपको अपना घर बनवाना है। ठीक है, आपने एक प्लॉट खरीदा और आपको घर बनवाना है। तो घर बनवाने के लिए पहले हम सोचते हैं कि हम एक महले, दो महले, यानी एक मंजिला, दो मंजिला, तीन मंजिला, कितने फ्लोर के घर बनाएंगे। फिर हम उसका मैप तैयार करते हैं। अधिकतर लोग जो नॉर्मल फैमिली से आते हैं वो अधिकतर लोग तो खुद ही मैप तैयार करते हैं, यानी किचन कहाँ होगा, पिलर्स कहाँ होंगे, दीवारें कहाँ होंगी, एंट्री कहाँ से होगा, हॉल कहाँ होगा, डाइनिंग टेबल कहाँ होगा, बेडरूम कहाँ होगा, राइट, वॉशरूम कहाँ होगा। ठीक है, और भी एक दो कमरे हम एक्स्ट्रा बनवाते हैं। तो हम प्लान करते हैं, इवन यहाँ तक भी प्लान करते हैं कि इस दीवार पे क्या होगा, उस दीवार पे क्या होगा, एसी कहाँ लगेगा, टीवी कहाँ होगी, सब कुछ हम प्लान करते हैं। और वो पहले किया जाता है, बाद में नहीं। यानी इनिशियल लेवल पे ही हम पूरी प्लानिंग करते हैं, और फिर जब हम जैसी प्लानिंग करते हैं उसके हिसाब से चीज़ों को अरेंज करते हैं। अब मैंने प्लानिंग की कि 4 मंजिला मुझे मकान बनानी है। मैंने पिलर्स, रूम्स, फ्लोर्स, किस फ्लोर पे क्या होगा, पार्किंग कहाँ होगी, छोटा सा गार्डन कहाँ होगा, मान लो बड़ा प्लॉट है तो सब कुछ सोच लिया, मैंने प्लान कर दिया अच्छे से। अब मैं क्या करूँगा, काम करने के लिए लोग हायर करूँगा, यानी अरेंज करूँगा। ऑब्वियसली पैसा तो लगेगा ही लगेगा, मटेरियल लगेगा, मशीन्स लगेंगे काम करने के लिए, किस मेथड से काम होगा वो भी अरेंज करना होता है। ग्रुपिंग, यानी कई लोग लगेंगे, ये सब हम अरेंज करेंगे। क्यों अरेंज करेंगे? फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि 4 मंजिला घर बनाना है। हमें क्या करना है? 4 मंजिला घर बनाना है। बहुत ही सिंपल है, आप इमेजिन करो, हमने पहले प्लान किया, प्लान करने के बाद क्या करेंगे, अब जो जो चीज प्लान की है उसे पूरा करने के लिए जो भी रिसोर्सेस लगेंगे, संसाधन लगेंगे, हम उन सबको एक साथ लेकर आएंगे। घर बनाने में क्या लगेगा? ईंटें, सीमेंट, रेत जिसे कहते हैं, राइट, लोग, लेबर, फिर वो जो मेन कारीगर होता है वो, लेबर जो मिक्स करते हैं वो लोग। आजकल मशीनों से काम होते हैं, मशीन होती है उसको मिक्स करने वाली, वो मशीन लानी पड़ेगी, राइट। और क्या लग जाएगा? पैसे इन सबको खरीदने के लिए, राइट। फिर किस तरीके से काम होगा वो प्लान कर लिया जाता है। फिर जो जिन लोगों से काम करवाना है हम उनके साथ ही बैठकर सोचते हैं काम कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें पहले तो हमने सोचा, फिर हम चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें लगेंगी, इंसान से लेकर सामान तक, सब कुछ जो अरेंज करेंगे, पैसा वैसा सब कुछ, मशीन वशीन सब कुछ, वो सब कुछ जो अरेंज कर रहे हैं उसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। कि हमने प्लान कर लिया है, अब हम इन सब इस प्लान को पूरा करने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, और हम इन सब चीज़ों को अरेंज करेंगे, इन सब चीज़ों को एक साथ लाएंगे ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। लक्ष्य क्या है? 4 मंजिला घर। ऐसे ही आप कंपनी के लिए सोच सकते हो। कंपनी में लक्ष्य है इतना प्रोडक्शन करना है, इतने करोड़ का बिजनेस करना है, एक और ऑफिस लेना है, तो उसके हिसाब से हम चीज़ों को अरेंज करते हैं। हम उतने एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे, उतने रॉ मटेरियल हायर करेंगे, उतने और मशीन्स लेंगे ताकि प्रोडक्शन और बढ़े। ये सब चीज़ें प्लानिंग के बाद होती है। तो चीज़ों को लाना सही जगह पे, यही है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, इन प्लानिंग द मैनेजमेंट डिसाइड्स व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर, वेयर एज ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस डिसाइड्स द वे एंड मीन्स टू अचीव व्हाट हैज बीन प्लान। तो प्लानिंग क्या था कि हमें फ्यूचर में करना क्या है, ये प्लानिंग था, राइट। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए रास्ता, यानी कैसे कैसे जाएंगे, और उस रास्ते पे काम करने वाले लोगों, रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं। ठीक है,
दिस फंक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूटिव फॉर द ऑफ द प्लान्स विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट पीपल। तो भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट पीपल उस प्लान को बनाती है और उसके नीचे वाले जो मैनेजर्स होते हैं, राइट, उनका काम होता है चीज़ों को अरेंज करना। मालिक क्या करता है, वो सिर्फ आइडिया देता है कि भाई ये कंपनी का टारगेट फिक्स हुआ है, डायरेक्टर्स बोलेंगे ये कंपनी का टारगेट है, हमें इतना कंपनी को और आगे ले जाना है। फिर उनके अंडर में जो मैनेजर्स काम कर रहे हैं, हेड मैनेजर्स जो होते हैं खासकर, वो फिर चीज़ों को अरेंज करेंगे। उनके नीचे भी बहुत सारे लोग होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, लोअर मैनेजर्स होते हैं, इनसे काम करवाया जाएगा, ठीक ना। द सिंक्रोनाइजेशन, देखो लिखा है सिंक्रोनाइजेशन, क्या सारी चीज़ों को सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ों को सही तरीके से जोड़ना, अरेंज करना। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क फोर्स, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज आर एस्टैब्लिश्ड इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं हम, वर्क फोर्स, फिजिकल, फाइनेंशियल और इंफॉर्मेटिव लेवल पर हम चीज़ों को एस्टैब्लिश करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं यानी अरेंज करते हैं, एक लय में बिठाते हैं, यानी पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि ये काम करेंगे वो काम करेंगे, पहले ये काम करेंगे फिर इस तरह से काम करेंगे उस तरह से काम करेंगे, सब अरेंज किया जाता है, इसे ही बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। और आपको सीधी सी भाषा में ऑर्गेनाइजिंग किसी को कहना है तो आप कह सकते हो कि प्लान करने के बाद उस प्लान को पूरा करने के लिए जो भी चीज़ें लगती हैं उन सब चीज़ों को सही से अरेंज करना। क्या करना, सही से अरेंज करना, चाहे पैसा हो गया, एम्प्लॉय हो गए और रिसोर्सेज हो गए, मशीनरीज हो गई, ठीक है, रॉ मटेरियल्स हो गए, सारी सब कुछ। चलो डेफिनेशन, द टर्म ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड टू डिनोट द स्ट्रक्चर। यस, ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, एक ढांचा, ढांचा क्या, एक बिल्डिंग। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, एक स्ट्रक्चर ही होता है ना, एक बिल्डिंग होती है। जैसे भी मैकडोनल्ड कहेंगे तो मैकडोनल्ड सुनते ही हमें उसका लोगो नाम ध्यान आता है, उसका आई थिंक रेड कलर और येलो कलर में उन्होंने नाम लिखा होता है। पिज्जा हट देखेंगे तो उनका अलग ही स्ट्रक्चर है। तो हम जब भी कोई नाम लेते हैं तो हमारे सामने की स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। जैसे हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं राहुल, तो हमारे पहचान में जो राहुल है उसका स्ट्रक्चर हमें ध्यान में आता है कि हाँ ये स्ट्रक्चर है। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। फिलहाल तो मैं देखने के पर्पज से बोल रहा हूँ। स्ट्रक्चर मतलब अंदर काम करने का तरीका भी होता है, उनके अपने सीक्रेट फंक्शंस होते हैं, मतलब एक होता है ना वे होता है हर किसी का। इट इज अ यूनिट और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल, वेयर एज ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस एंड फंक्शन। तो कंपेयर किया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ये भी हमें पता है, जो साथ में काम करते हैं। क्यों करते हैं, कोई कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। रिलायंस कंपनी में, टाटा कंपनी में लोग साथ में काम करें तो कॉमन गोल क्या है, कंपनी ने जो सोचा है उसे पूरा करना है। जबकि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, बस एक फंक्शन है उस कंपनी का कि जो प्लान किया है उसे पूरा करने के लिए चीज़ों को अरेंज करना, ठीक है, कंपेरेटिव था बस। सम द डेफिनेशंस आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है, देख लेते हैं उन्हें। तीन दिए में तीनों को देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि तीनों का मीनिंग लगभग सेम होता है। सो मोने एंड रेले इन्होंने दिया है डेफिनेशन क्या, ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन पर्पज। तो भाई जो भी कॉमन पर्पज है, जो भी कॉमन गोल है उसे अटेंड करने के लिए जिन जिन लोगों की जरूरत है उनको अरेंज करना, उनका एसोसिएशन। एकदम सिंपल मीनिंग दिया है, फॉर्म ऑफ एवरी एसोसिएशन। Kunz O'Donnell, organizations involve the grouping of activities necessary to accomplish goals and plans, the assignment of these activities to appropriate department, and the provision of authority, delegation and coordination। थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि अगर कोई काम पूरा करना है तो हमें वो काम पूरा जिन लोगों से करवाना है उन लोगों को अरेंज करना होता है। जैसे कुछ प्लान किया तो प्लान में सब लोग आ गए, उसमें हम अकाउंट डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करेंगे, हम परचेज डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करेंगे, सबको इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना, तभी तो कंपनी का गोल अचीव हो पाएगा। और कंपनी का गोल होता क्या है, जनरली सेल्स होता है, इतना टारगेट करना है। 1000 करोड़ हो रहा है तो 1500 करोड़ सोचेंगे, इस साल 2000 करोड़ हुआ है तो अगले साल 3000 करोड़ का प्लान बनाएंगे। तो पूरा कौन करेगा, सब लोग मिलकर। तो वही लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज है जिसमें हम एक गोल और प्लान को पूरा करने का काम लेते हैं। और उस गोल और काम को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट्स को असाइन करते हैं, यानी
आप इतना काम करोगे, आपका काम ये है। हम अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं। प्रोविजन ऑफ अथॉरिटी, लोगों को अधिकार देते हैं, यानी हम बताते हैं कि भाई आपकी जिम्मेदारी ये है, आपकी जिम्मेदारी ये है, आपका अधिकार इतना है, आपका अधिकार इतना, यानी आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। डेलीगेशन, काम बांटते हैं। और कोऑर्डिनेशन, सब कुछ जोड़ के लेके चलते हैं, ठीक ना। ओके, थियो हेमान ये क्या कहते हैं? Organizing is the process of defining and grouping the activities of the enterprise, establishing authority relationship among them. In performing the organizing function, managers define, determinalize this and assign activities so that they can be most effective executive. सेम चीजें लिखी हैं, डेफिनेशन तो एक्चुअली यहाँ से है। इन परफॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, मैनेजर क्या करता है? काम को डिफाइन करता है। डिपार्टमेंटलाइज का मतलब है कि भाई काम को बांटता है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, काम को असाइन करता है, काम को एक सही जगह सही व्यक्ति को देता है, ताकि क्या हो पाए, बहुत इफेक्टिव मैनर में काम हो पाए। एग्जीक्यूटिव मतलब कि काम सही से कर पाए। मैंने कहा ना कि आपको घर बनवाना है 4 मंजिला, तो आपने प्लान किया, प्लान करने के बाद आपने चीज़ें अरेंज की, चीज़ें अरेंज करने के बाद आपने काम को दिया कि भाई लेबर का काम ये होगा, मिस्त्री का काम ये होगा, पेंटर का काम ये होगा, इलेक्ट्रिशियन का काम ये होगा। हमने काम बांटा, ठीक है, अरेंज भी किया उसको। इंपॉर्टेंस क्या है? पहला, ऑर्गेनाइजिंग इज कंसर्न विद द ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड वर्कफोर्स। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग को बहुत सिंपल भाषा में लिखा है कि पहले तो ग्रुपिंग करना और असाइन करना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी, जो भी कंपनी का काम है उसे असाइन मतलब काम को बांटना, देना, फॉरवर्ड करना, किसे? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और जो वर्क फोर्स है उनको, जो लेबर काम करे, एम्प्लॉय काम करे, मैनेजर्स काम करे, उनको काम देना ताकि काम पूरा हो, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंस है फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। क्या है ये? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लीड्स टू आइडेंटिफाई एंड टू ग्रुप द एक्टिविटीज। तो पहला ही बात लिखा है भाई कि पहले तो हमें पता करना है ऑर्गेनाइजिंग में कि काम किसे और कैसे देना है। तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे, पता करेंगे, और उसको ग्रुप बना देंगे कि भाई ये तुम्हारी टीम है। जैसे होता है ना पुलिस वालों में होता है, देखो ये जो फंक्शन है ना हर जगह काम आते हैं। बिजनेस में नहीं, मूवीज वगैरह देखते रहोगे तो जब कोई स्पेशल केस आता है तो क्या करते हो? ग्रुप बनाते हैं, 5, 6, 7 लोगों का होता है ना, स्पेशल टास्क फोर्स, SIT, STI ऐसा कुछ कहा जाता है, STF ऐसा कुछ कहा जाता है। तो ग्रुप बनता है जो उस केस पे काम करते हैं, केस को अलग अलग तरीके से परखते हैं। तो एक आइडेंटिफाई करना कि भाई ये काम कौन कर सकता है और उसका ग्रुप बना देना, या काम का ग्रुप बना देना, ठीक है। ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द एक्टिविटीज इज अ टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वेयर एज प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू इट इज ऑपरेशनल एक्टिविटी। यानी कि काम को समझना, काम को आइडेंटिफाई करना और फिर काम को देना, ये कौन सी एक्टिविटी है? एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ऑफिशियल वर्क है, ऑफिशियल एक्टिविटी है ये। यानी ऑफिस में बैठे लोग इसका प्लान करते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, HR होते हैं, वो इसका काम करते हैं, ठीक। और ये जो काम होगा उसको कहेंगे ऑपरेशनल एक्टिविटी, यानी कंपनी का काम। दस, ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ड्यू टू प्रॉपर ग्रुपिंग द टास्क एंड द एम्प्लॉयज देयर इज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड रिडक्शन इन वेस्टेज। कितनी अच्छी बात है कि हमने पहले तो आइडेंटिफाई किया कि काम किसको देना चाहिए, फिर काम को बांटा कि काम ऐसे ऐसे होना चाहिए। जब हम इतना क्लियर करके चीज़ों को देते हैं, टास्क हमारा क्लियर है, जिस एम्प्लॉय से करवाना है वो एम्प्लॉय क्लियर है, तो क्या होगा? सीधी सी बात है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमारा रिडक्शन होगा। किसमें? वेस्टेज में। हमारा जो नुकसान होता है ना, वेस्टेज होता है, टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, मटेरियल वेस्ट भी होता है, तो सब चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज रिस्ट्रिक्टेड एंड इफेक्टिव डेलीगेशन बिकम्स पॉसिबल। तो जब काम को एकदम क्लियरली किया होगा कि ये इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, ये काम आप करोगे, ये वाला काम आप करोगे, वो वाला काम आप करोगे, तो इससे क्या होगा? डुप्लीकेशन नहीं होगा, ना टाइम डबल लगेगा, ना पैसा डबल लगेगा, ना मटेरियल डबल लगेगा, ठीक है। चलो, दूसरा है ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि जो लेबर और एम्प्लॉय या मैनेजर भी है, उनके अपने काम में निखरता मतलब कि वो अपने काम में और माहिर होते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं, होता है ना कि अपने काम का तुरंत खान
महारत ही ऐसा। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स इन विच द वर्क इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट्स। ये हमने पहले भी देखा। ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर है जिनमें अपने नियम कानून हैं और रिलेशनशिप नेटवर्क चलता है वहाँ पे। यानी ऐसा नहीं कि ये डिपार्टमेंट इससे बात नहीं कर रहा है, वो डिपार्टमेंट इससे बात नहीं कर रहा है, सब मिलजुल के रहते हैं, मिल के काम करते हैं। इसमें क्या होता है, वर्क जो है डिवाइडेड रहता है यूनिट्स में या फिर डिपार्टमेंट में। द डिवीजन ऑफ वर्क हेल्प्स इन ब्रिंगिंग स्पेशलाइजेशन इन वेरियस एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जब हम काम को बांटते हैं तो इससे फायदा क्या होता है, काम को बांटने का तरीका क्या होता है, पहली बात तो कि जिसको जो काम आता है उसे वो काम देना है। इसका मतलब ही यही था, ये जो लिखा था ना आइडेंटिफाई ये एंड टू द ग्रुप एक्टिविटी। तो आइडेंटिफाई का मतलब ये था कि हमें पता करना है काम कौन कर सकता है। मैंने कहा ना पुलिस वालों में जब ग्रुप बनता है स्पेशल केस के लिए तो पता किया जाता है कि भाई इस इंसान ने पहले भी इस केस पे काम किया है, या ये इंसान एनर्जेटिक है, इसके पास दिमाग ज़्यादा है, ये केस को फटाक से सॉल्व कर लेता है, ट्रिकी है, तो हम उसे देते। तो आइडेंटिफाई करना वही लिखा है कि भाई डिवीजन ऑफ वर्क में हम क्या करते हैं, जब हम डिवीजन वर्क करते हैं तो स्पेशलाइजेशन इंप्रूव होती है उस एम्प्लॉयज़ की, और उस एम्प्लॉय की स्पेशलाइजेशन इंप्रूव होगी तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन भी इंप्रूव होगा। जैसे कि मुझे टीचिंग का काम आता है और मुझे कोई कंप्यूटर का काम दे देगा किसी कंपनी में, तो कैसे चलेगा, मेरा स्पेशलाइजेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मैं माहिर हो पाऊंगा क्या अपने सब्जेक्ट में? बिल्कुल नहीं हो पाऊंगा। तो इंसान माहिर कब होगा, जब उसे वो काम मिले और उस काम में और मेहनत करता रहे। ठीक है। सो स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटीज लीड्स टू इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। सीधी सी बात है कि भाई जिसको जो काम दिया है वो काम वो अगर लगातार करता रहेगा महीनों सालों तक तो उसमें एकदम माहिर हो जाएगा। जैसे कि टीचर होता है, वो एक सब्जेक्ट को कई सालों तक पढ़ाता है तो उसमें पूरा माहिर हो चुका होता है। 10 साल 20 साल 15 साल यूनिवर्सिटीज़ में हम देखते हैं प्रोफेसर 25-25 30 साल तक पढ़ा रहे हैं, तो अपने सब्जेक्ट में पूरे माहिर हो चुके हैं, उनको कुछ याद नहीं रखना पड़ता है, यानी स्पेशलाइज हो चुके होते हैं, उनके अंदर स्पेशलाइजेशन की फीचर आ चुकी होती है। थर्ड, डिफाइंस द जॉब प्रॉपरली। सही बात है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हेल्प्स इन पुटिंग राइट पर्सन, राइट मैन ऑन राइट जॉब विच कैन बी डन बाय selecting people for the various department according to their qualification, skills, experience. This is helping in defining the jobs properly which clarifies the role of the person. देखो हम लोग सब ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट, ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट पढ़ रहे हैं, हम लोग फंक्शन क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में सारी चीजें आती हैं। सही, एक तो हमने ये भी पढ़ा था ना ऑर्गेनाइजिंग में क्या, मैन को अरेंज करना। तो मैन यानी कि एम्प्लॉय, लेबर, मैनेजर, फ्लोर मैनेजर, सुपरवाइजर, सब आ जाएगा उसके अंदर। तो राइट टाइम पे या राइट जगह पे राइट पर्सन को जॉब देना, यही लिखा है, डिफाइन द जॉब प्रॉपरली। हमने काम बांटा हुआ है कि भाई लेबर जो है वो रेती सीमेंट मिक्स करेगा, इस मशीन में ये इंसान डालेगा, ऊपर वो क्या बोलते हैं टोकरी या घमेला जो भी बोलते हैं उसमें वो ये लेबर उठा के ले जाएगा ऊपर 4थे मंजिलों तक। तो हमने क्या करते हैं, काम को एकदम क्लियर करते हैं। कैसे क्लियर करते हैं, उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनकी स्किल के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से। किसी को भी जब काम पे रखा जाता है तो ये 3 चीज़ें देखी जाती हैं, क्वालिफिकेशन, कितना पढ़ा लिखा है, खासकर स्किल यानी उसे क्या आता है, एक्सपीरियंस यानी कितना साल का स्पेशलाइजेशन है। एक्सपीरियंस भी पूछा जाता है, इसलिए पूछा जाता है कि 10 साल 15 साल काम किया यानी अपने काम में माहिर होगा, राइट। फोर्थ है क्लियरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो हम ये भी करते हैं कि भाई अधिकार कितना होगा किसी का और उसके ऊपर जिम्मेदारी कितनी होगी, यानी अथॉरिटी तो है इतना आपको। जैसे कमिश्नर को अथॉरिटी होती है कि वो किसी को भी इन द सेंस उनके अंडर में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको फायर कर सकें, यानी निकाल सकें। जैसे एकदम नीचे लेवल के लोगों को तो पक्का ही निकाल सकते हैं, हवलदार हो गए, इंस्पेक्टर वगैरह हो गए, इन सबको निकाल सकते हैं, काम अच्छा नहीं हो रहा है, जो भी कुछ उसने गलत किया था। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कमिश्नर की, पूरे शहर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, दंगे ना हो, व्यवस्था अच्छी चलती रहे। तो ये डिफाइन किसने किया, हमारे कानून में। उसी तरह कंपनी में भी होता है, जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, चीज़ों को अरेंज करते हैं, जिस इंसान को हायर करेंगे उसकी अथॉरिटी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफाइन करेंगे। पढ़ लेते हैं क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइंस द रोल ऑफ एवरी मैनेजर। फिलहाल यहाँ मैनेजर पे फोकस हो रहा है कि भाई जब कंपनी होती है, कंपनी में क्लियर होता है रोल कि भाई आपका काम ये है, आपके अंडर में इतने लोग हैं, आपको ऐसे हैंडल करना है, वैसे हैंडल करना है,
किसी ने गलती की तो उसके भी नियम होते हैं, इतने दिन की छुट्टी, इतने दिन की छुट्टी नहीं, राइट। दिस कैन बी डन बाय डेलीगेटिंग द अथॉरिटी टू एवरी मैनेजर एंड क्लियरिफाइंग द वे he has to exercise those powers so that misuse of power does not take place। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है कि भाई काम को बांटना, डेलीगेटिंग का मतलब काम देना, जिम्मेदारी देना, जिम्मेदारी अधिकार दिया आपको और उस अधिकार का आपको कैसे उपयोग करना है ये भी क्लियर करना, ताकि वो अपने पावर का मिसयूज ना कर पाए। कमिश्नर बना दिया और अपने मन का कुछ भी कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता है, वहां पे ऊपर नियम है। हालांकि मैं जब कानून की बात कर रहा हूँ तो वहां पे बहुत सारे रूल बने हुए हैं, सबकी लिमिटेशन है। सेम कंपनी में भी होता है कि आपको मैनेजर बनाया तो भाई आपकी हद कहाँ तक है, काम को देखना, लोगों से काम करवाना, कोई चीज़ कम पड़ रही है तो बताना, अप्रूव करवाना टॉप लेवल मैनेजमेंट से, राइट। वेल डिफाइंड जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हेल्प इन ब्रिंगिंग एफिशिएंसी इनटू मैनेजर्स वर्किंग। सही बात है, काम को अच्छे से डिफाइन किया गया रहेगा, जिम्मेदारी प्रॉपर बताई गई रहेगी, तो मैनेजर्स क्या होंगे, क्लियरली काम करेंगे। कहने का मतलब है कि मैनेजर्स को कंफ्यूज नहीं रखना है, उनका अधिकार कितना होगा किसी काम पे, लोगों पे, उनके अंडर में जो काम कर रहे हैं या जो उनके ऊपर भी काम कर रहे हैं उन पे, और जिम्मेदारी क्या होगी नीचे वाले लोगों को देखने की और ऊपर जो उनके ऊपर हैं मैनेजर्स उनको रिपोर्ट करने की। दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। तो आप देख रहे हो बार बार एक ही चीज लिखी है एंड में, अगर देखोगे तो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें करना क्या है, ठीक ठाक प्रोडक्शन और सेल, ठीक है। Establishes coordination, फिफ्थ पॉइंट है, दिस फंक्शंस हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट क्रिएट्स क्लियर कट रिलेशनशिप्स अमंग पोजीशन एंड इंश्योर म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग इंडिविजुअल्स। कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड different level of managers is important for smooth functioning of the organizational activities। बहुत अच्छी बात लिखी। Establishes coordination, हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनाइजिंग में हम ये भी तय करते हैं कि कौन किसे कोऑर्डिनेट करेगा, काम का जो वे होगा, या हम कह सकते हैं कि काम किस दिशा में जाएगा, कौन किसे कब रिपोर्ट करेगा, कब किससे कौन सी बात होगी, पहले काम कौन सा होगा, बाद में कौन सा होगा। कोऑर्डिनेट करने का मतलब यही होता है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन प्रॉपर होते रहना चाहिए, सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, किसकी क्या पोजीशन होगी, कौन सी चीजें कहाँ होंगी, सब प्रॉपर होना चाहिए। मैंने आपको जब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो पढ़ाया था वहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया था, छोटा सा एग्जांपल। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, मान लो कि कोई प्रोडक्ट है जो 4-5 प्रोसेस होगी गुजरता है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, प्रोसेस डी, यानी पहले वो इस मशीन में जाएगा, फिर इस मशीन में जाएगा, फिर इस मशीन में जाएगा और फिर इस मशीन में जाएगा। आपको नहीं लग रहा है अटपटा है, ये कोऑर्डिनेटेड है ही नहीं। कोऑर्डिनेटेड का मतलब क्या होता है कि मशीन ऐसी होनी चाहिए, ए बी सी डी, और यहाँ से फिर निकल के सीधा गोडाउन में यानी वेयर हाउस में। ये हो गया ना अरेंज, क्योंकि यहाँ से यहाँ, चलो ठीक है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से फिर यहाँ, बहुत टाइम वेस्टिंग है। लेकिन जब ऐसे होगा तो इस मशीन से निकल के इस मशीन में चला जाएगा, इस मशीन से निकल के इस मशीन में, इस मशीन से निकल के इस मशीन में, और यहाँ से फिर वेयर हाउस। और भी तरीके हो सकते हैं, ये मशीन यहाँ, बी मशीन यहाँ, सी मशीन यहाँ, डी मशीन यहाँ, और चला गया वेयर हाउस में। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि भाई सब कुछ टाइम पे प्रॉपर तरीके से सिंक्रोनाइजिंग वे में होना चाहिए। जैसे ये लिखा है कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि चीज़ों को लय में एक तरीके से अरेंज करना between all departments and different level of managers is important for smooth functioning of organizational activities। और सिर्फ काम की बात नहीं हो रही है, ये हायरार्की की भी बात हो रही है कि भाई आपके ऊपर एचआर होंगे, एचआर के नीचे छोटे मैनेजर्स होंगे, उनके नीचे सुपरवाइजर्स होंगे, उनके नीचे लेबर होंगे। तो ये अरेंजमेंट बनाया जाता है ताकि काम अच्छे से हो, ऐसा ना हो कि कोई किसी की बात ही नहीं सुन रहा है, राइट। नेक्स्ट है हेल्प फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। This function determines different positions, departments, activities and the role are clearly structured। ये हमने पढ़ा कि भाई जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्या करता है, ग्रुप बनाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाता है, एक्टिविटीज क्लियर करता है, राइट। द utmost care is taken while placing right person in right job with right authority and responsibility। ये भी हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजिंग में हम ये भी करते हैं कि भाई ये भी ध्यान देते हैं कि राइट पर्सन
एट द राइट जॉब होना चाहिए विथ राइट अथॉरिटी, यानी सही इंसान को सही अधिकार मिलना चाहिए और जिम्मेदारी भी सही मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इंसान ऐसा हो कि उसको अधिकार बहुत ज़्यादा दे दिया तो फिर वो अधिकारों का मिसयूज़ करेगा, पावर्स का मिसयूज़ करेगा, और जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा दे दी कि कर ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए कि इसको अधिकार इतने देंगे ज़्यादा सही रहेगा, और इसके ऊपर जिम्मेदारी भी इतनी ही निभा पाएगा तो उतनी ही जिम्मेदारी देंगे। होता है ना, कोई काम कम कर सकता है, कोई ज़्यादा कर सकता है, तो वो पता करना भी हमारा काम होता है। फोर्सफुली आप किसी से काम नहीं करवा सकते। अधिकतर कंपनियों में यही प्रॉब्लम होती है कि वो फोर्सफुली काम करवाना चाहते हैं, बेमतलब का टारगेट दे देते हैं जो एम्प्लॉयज़ को लगता है ये अचीव ही नहीं हो सकता। तो बिलीवेबल टारगेट होना चाहिए, या फिर आप उतना मोटिवेटेड रखो कि आप जो भी कहो वो कर पाए। कई तरीके से हम चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज अचीव्ड थ्रू डिवीजन ऑफ वर्क एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यस, हमने पहले ही पढ़ा, डिवीजन ऑफ वर्क में ही हम राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखते हैं, और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में ही हम अधिकार और जिम्मेदारी तय करते हैं। दिस ऑल लीड्स टू एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है। और जब इतनी सारी चीज़ें होंगी तो हमारा जो ऑफिशियल वर्क है, फंक्शन जो है वो बहुत अच्छे से चलेगा, काम जो है बहुत अच्छे से चलेगा। नेक्स्ट, हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। ग्रोथ मतलब भाई तरह की तरक्की हो गई, और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है फैलना, बढ़ना। ग्रोथ मतलब और ऊंचाई पे जाना, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि हम और अलग अलग कामों में एक्सपर्ट हो रहे हैं। जैसे कि मान लो कि कोई खाने पीने का बिजनेस है, लाइक मान लो कोई बिस्किट बेच रहा था, लेकिन पहले सिर्फ बिस्किट ही बेच रहा था, अब वो बिस्किट के अलावा सूप वगैरह बेचना चालू कर देगा, या सॉस वगैरह बेचना चालू कर देगा, ठीक है। और भी कई कैटेगरीज होती हैं, यानी अपनी कैटेगरी बढ़ाना, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, और भी अलग अलग कामों में बढ़ना। द ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इट्स स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग। सही बात है, जितना मक्खन की तरह काम होता रहेगा और जितने मेहनत से काम होता रहेगा, कंपनी बढ़ती रहेगी। क्लियरली डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट personnel and use of appropriate control technique bring efficient work at place and organization grows well। सेम चीजें बार बार लिखी है, देखोगे तो क्या लिखा है कि डिफाइंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये हमने पढ़ लिया कि भाई जिम्मेदारी सबकी तय है, नियम क्लियर है, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो रहा है सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, कंट्रोल सही से चल रहा है सब कामों पर, टेक्निक अच्छी यूज की जा रही है, मेहनत से काम किया जा रहा है, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज वेल। जब सब कुछ सही चल रहा है तो क्या होगा, कंपनी बढ़ेगी, अच्छे से बढ़ेगी। दिस इज पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज वेल डिफाइंड। तो ये क्यों पॉसिबल है, ताकि हम हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग है या जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो कितना बेहतर तरीके से है। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर का मतलब यही है कि आप फंक्शन किस तरह करते हो, आपका काम किस तरह होता है। जैसे इंडिया में जो सरकार चलती है, एग्जाम्पल, वो किस स्ट्रक्चर से चलती है, वो चलती है संविधान से। संविधान में एक स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक स्ट्रक्चर है। पुलिस वाले भी उसी स्ट्रक्चर से चलते हैं, रूल ऑफ लॉ वगैरह बने हुए हैं, आईपीसी की बहुत सारी धाराएं बनी हुई हैं, तो इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्ट्रक्चर का सिंपल मतलब है रूल्स रेगुलेशन का एक लिस्ट या तरीका, कि इस तरीके से हम काम करते हैं, ठीक है। क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियरिफाइज द जॉब पोजीशन। यस, जब हम कंपनी में नियम कानून बनाते हैं, जब कंपनी बनाते हैं तो हम कुछ नियम कानून भी बनाते हैं जिसमें सबके जॉब्स क्या होते हैं, क्लियरिफाई होते हैं। इट क्लियरली स्टेट दैट द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरीवन, ये भी हमने पढ़ा। एवरीवन कैन वर्क अकॉर्डिंगली, और जब सबके जिम्मेदारी, सबके काम, सबकी ड्यूटी प्रॉपर डिफाइंड है कि मैनेजर ये करेगा, एम्प्लॉय ये करेंगे, लेबर ये करेंगे, तो सब अपने आप काम करेंगे। जैसे हवलदार का काम क्लियर है कि उसे क्या करना है, इंस्पेक्टर का काम क्लियर है, एसीपी का काम क्लियर है, डीसीपी का काम क्लियर है, आईजी का काम क्लियर है, डीआईजी का काम क्लियर है, कमिश्नर का काम क्लियर है, सीएम का काम क्लियर है, समझ रहे हो ना, प्राइम मिनिस्टर का काम क्लियर है। सबके अपने काम क्लियर करके दिएगा ना, तभी तो सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। वैसे ही कंपनी में भी। तो क्लियरिटी इन जॉब एंड पावर्स हेल्प इन इंक्रीजिंग मेंटल सेटिस्फेक्शन। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है। लिटरली मैं ऐसी स्थिति से भी गुजर चुका हूँ जिसमें कंपनी में काम कर रहा हूँ और कुछ क्लियर ही नहीं है कि करना क्या है। जो बॉस या जो मैनेजर है, जो सीनियर है, वो ये काम भी दे रहे हैं, वो काम भी दे रहे हैं,
मतलब मेरी प्लानिंग में कुछ और काम चल रहा है, उन्होंने कुछ और भी दे दिया। अब बॉस है तो हम मना भी नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होता है ना, डिस्टर्बेंस होता है एम्प्लॉय का कि भाई उसका काम ही डिसाइड नहीं है, बॉस कभी भी कुछ भी दे देता है, कहीं भी जाने बोल रहा है, तो गड़बड़ हो जाती है। और मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, चाहे वो मैनेजर हो, नीचे लेवल का लेबर हो, झाड़ू मारने वाला भी हो, सफाई वाला भी हो, यहाँ तक कि सिक्योरिटी में गेट पे जो खड़ा रहता है वो भी हो। अगर काम क्लियर नहीं है ना किसी का, किसी कंपनी में, फिर वो एम्प्लॉय वहाँ काम नहीं कर सकता, यानी रोल क्लियर नहीं है तो फिर वो काम ही नहीं कर सकता। एंड इट क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉयज। तो मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। जब हम मेंटली सेटिस्फाइड रहते हैं कि हाँ यार कंपनी में सब कुछ सही चल रहा है, तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी का मीनिंग ये है कि खतरा महसूस नहीं होता कि यार निकाल देंगे, यार कंपनी डूब जाएगी, यहाँ तो काम ही अच्छा नहीं हो रहा है। कंपनी, हमें अपने काम को लेकर खतरा कब महसूस होता है, जब बाकी सब चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होती हैं। कंपनी में सेल नहीं अच्छा हो रहा है, कंपनी का स्टॉक मार्केट गिर रहा है, कंपनी का मालिक बहुत बेकार है, ठीक है, यही सब चीज़ें आती है। मेरे मैनेजर, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, 8 घंटा बोल के 12, 13, 14 घंटे काम करवाते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सब कब होगा, जब ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से नहीं हुई होगी, यानी पावर्स क्लियर नहीं होंगे, जॉब्स क्लियर नहीं होंगे, ड्यूटीज क्लियर नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं होगी, तब ऐसा होता है। लेकिन जब सब क्लियर होता है तो क्या होता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन रहता है। और जब मेंटल सेटिस्फेक्शन रहेगा तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी बनी रहेगी, यानी कि वो सुरक्षित है कंपनी में, उन्हें हमेशा फील होगा। और जब वो सुरक्षित है कंपनी में, उन्हें ऐसा फीलिंग आती है, तो फिर वो कंपनी के लिए लिटरली दिल से, यानी बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं। कोई इंसान किसी को छोड़ के जाना नहीं चाहता जब तक कि वहां पे कुछ गलत या गड़बड़ ना हो, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट 2 पॉइंट बचे हैं। सो स्कोप फॉर इनोवेशन, यस, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्लियर द रोल एंड एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्या करता है, रोल्स और एक्टिविटीज क्लियर करता है। आप ये करोगे, आप वो करोगे, इसके बाद होगा, उसके बाद होगा। एम्प्लॉयज कैन वर्क बाय यूजिंग देयर न्यू आइडियाज, और एम्प्लॉयज को फ्रीडम भी होता है। हमने इसके पहले भी पॉइंट पढ़ा था कि एम्प्लॉयज अपने आइडियाज भी शेयर कर सकते हैं। दिस प्रोवाइड्स इनफ स्पेस टू द मैनेजर टू डेवलप टैलेंट एंड फ्लोरिश द नॉलेज। और इससे, अगर मैं अच्छे माहौल की बात करूँ, तो अच्छे माहौल में क्या होता है, मैनेजर्स अपने एम्प्लॉय को भी क्या करता है, मौका देता है कि भाई आप भी, आपके पास भी कोई आइडिया है, कुछ है तो आप सजेस्ट करो, राइट। तो जब एम्प्लॉय सजेशन देता है, यानी एम्प्लॉय भी सोचना स्टार्ट करता है, जो लेबर होता है वो भी सोचना स्टार्ट होता है कि यार बॉस ने ये काम बोला है, वो इस प्रॉब्लम में फंसे, कंपनी में दिक्कत है, तो मैं भी एक आइडिया दे सकता हूँ। और कोई नहीं बता सकता कि किसका दिमाग कहाँ कितना अच्छा चल जाए, क्योंकि दिमाग के चलने के लिए मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई किसी वक्त भी कोई भी अच्छी चीज़ सोच सकता है। तो इससे क्या होगा, जब ऐसा माहौल होगा तो मैनेजर अच्छे टैलेंट को आगे लेके आ सकता है। होता है ना कि हमारे ग्रुप में एक बॉस है और 10 लोग, 9 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग टोटल, 10 लोग में, और वो जो बॉस होता है वो देखता है कि भाई किस में ज़्यादा टैलेंट है। क्रिकेट में भी यही होता है। इनिशियल लेवल पर जब लोग क्रिकेट में जाते हैं, मैच खेलते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका लगन, मेहनत देखकर उनको फिर आगे पुश किया जाता है। वैसे ही सब जगह है। तो दिस स्कोप फॉर इनोवेशन इनटू डेवलपिंग न्यू चेंजेस इन मेथड ऑफ वर्क इज पॉसिबल ओनली थ्रू अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो कहने का मीनिंग क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा तैयार करना है जिसमें लोगों को, जो लोग काम करेंगे, वो फ्री हों कुछ भी आइडिया देने में या कुछ नया करने के लिए। ऐसा ना हो कि आप इतना स्ट्रिक्ट रूल बना दो कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, कंपनी के खिलाफ है, तुम नहीं बोल सकते, तुम्हारा नहीं चलेगा, तुम्हें बस ये काम दिया कि तुम यही करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे है बोलने की। तो जब ऐसा कोई कंपनी होगा तो वहाँ पे बोलते हैं ना, ग्रोथ लगभग लगभग ना के बराबर होगा, या वो कंपनी अच्छी नहीं होगी, भले ही बढ़ जाए फिर भी वो कंपनी अच्छी नहीं होगी। कंपनी वही अच्छी है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को भी फ्रीडम हो, बोलते हैं ना, डेमोक्रेटिक कल्चर होना चाहिए कंपनी के अंदर भी। आपके कुछ नियम कानून होंगे नो डाउट, लेकिन बोलने की आज़ादी तो होनी चाहिए, नए आइडियाज देने की आज़ादी होनी चाहिए, नया काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। वैसा यहाँ पे कहा जा रहा है, वैसे कंपनी की बात भी हो रही है यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग में। हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। लास्ट पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, जो भी रिसोर्सेज हम अरेंज करेंगे उनका अच्छे से इस्तेमाल करने में काम आए, मतलब आइडिया देता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अच्छे से हम इस्तेमाल कर पाते हैं ऑर्गेनाइजिंग की मदद से। दिस फंक्शन प्रोवाइड डिफरेंट जॉब्स टू डिफरेंट एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू देयर जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, जिसकी जैसी लायकी उसको ऐसा काम, या जिसकी जैसी स्किल
जैसी मेहनत उसको वैसा काम। तो जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और लोगों को सिलेक्ट करते हैं किस बेसिस पे, क्वालिफिकेशन, राइट, स्किल और उनके एक्सपीरियंस की बेस पे। ड्यू टू दिस स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क बिकम पॉसिबल। ये भी हमने पढ़ा कि जब हम किसी को वही काम देंगे जो उसमें वो स्पेशलाइज्ड है या जो उसको काम पता है, जिसमें उसका एक्सपीरियंस है, तो क्या होगा, अपने काम में माहिर होगा, स्पेशलाइज होगा। दिस राइट वर्क फोर्स यूटिलाइज अदर रिसोर्सेज एट अ ऑप्टिमम लेवल सो दैट डिजायर्ड रिजल्ट कैन बी अचीव विद इन द डिफाइंड पीरियड। और जब हम जिसे जो काम आता है वही काम देंगे तो सारे काम जो भी उसे दिया जाएगा वो सब काम टाइम पे करेगा। जैसे मैंने कहा ना कि मैं टीचर हूँ और मुझे कंप्यूटर का काम दे दिया और कंप्यूटर वाले को मेरा टीचिंग का काम दे दिया, तो सीधी सी बात है, आप सोच सकते हो क्या होगा, ना वो अच्छे से पढ़ा पाएगा और ना मैं कंप्यूटर अच्छे से बना पाऊंगा या सॉफ्टवेयर अच्छे चला पाऊंगा। तो काम क्या होगा, डिले होगा ना, खराब भी होगा, डिले भी होगा। लेकिन सही जगह पे सही इंसान को रखा है तो स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, रिसोर्स वेस्ट नहीं होगा, पैसे वेस्ट नहीं होंगे, यानी सब कुछ प्री डिफाइंड जो भी काम हमने तय किया, जो प्लानिंग की है उसी प्लानिंग पे चलेगा। ठीक है, तो आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया मैंने। ठीक है, और आपको लेक्चर कैसा लग रहा है उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो सकता है मैं कभी कभी कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है, राइट। यहाँ पे वापस से एक चीज़ दी हुई है, ऑर्गेनाइज टीचर्स डे इन योर कॉलेज। इसके पहले भी जब हमने प्लानिंग पढ़ा था तो वहाँ पे भी एक चीज़ दी हुई थी कि पिकनिक प्लान करो, राइट, आई थिंक यही कुछ था। यहाँ पे भी दिया है कि ऑर्गेनाइज टीचर्स डे इन योर कॉलेज। अब सोचो प्लान करना, क्योंकि ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको पहले प्लान करना पड़ेगा, तो प्लान करके फिर कैसे अरेंज करोगे सोच लो। और अगर स्कूल में मौका मिलता है, कॉलेज में मौका मिलता है तो आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय।